फटाफट आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं आज। आ गए क्या सारे? चार, पाँच, छ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशु, गुड मॉर्निंग प्रियंका। आ जाओ फटाफट, कौन बाकी रह गया जो? स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। छह आए हैं, बाकी और है अभी तो। आ जाओ कल वाले सारे, आ जाओ। कल वाले सारे आ जाओ, कल वाला टॉपिक पूरा करेंगे आज। मजे आएंगे आज की क्लास में। बुलाओ फटाफट जो भी बाकी है। एक और आया कोई। आ जाओ, बाकी है तो कोई जल्दी से। विशाल नहीं आया, और कौन नहीं है? अरे जो नहीं है उनको बुलाओ फटाफट। मैसेज गया होगा, नहीं गया होगा, मैंने ग्रुप में डाल दिया सबको। गुड मॉर्निंग शीतल। गुड मॉर्निंग। फटाफट सबके सब आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत ही मजेदार क्लास होगी आज की। जो कल वाला टॉपिक चल रहा था अपना अशोक का मौर्य वंश के अंदर, उसको पूरा करेंगे आज। करेगा अपन, स्टार्ट करेगा फिर। जो बाकी नहीं है फिर वो देख लेंगे। करें स्टार्ट। हाँ सर, यस सर। ओके, फिर करते हैं। जो बाकी रह गए वो आ जाएंगे, ठीक है? या फिर जो वीडियो रहेगी पीछे उसको देख लेंगे। चलो एक बार मुझे ये बताओ, मैंने कल एक फोटो डाली थी ग्रुप के अंदर, जो कोई ग्रुप में था वो देखा होगा फोटो को। और उस फोटो में था, उस फोटो में स्मॉल स्टेप्स को बेस्ट बताया गया था। देखी होगी सबने फोटो। सबने वो फोटो देखी थी क्या? स्मॉल स्टेप्स और जो बिग स्टेप्स होती है उनके बारे में जो अंतर बताया हुआ था उसके अंदर। एक फोटो थी, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक फोटो डाली आपको ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर फोटो थी ये दो सीढ़ियां बनी हुई थी। और दो सीढ़ियों के ऊपर एक तो सीढ़ी ये थी। अगर आपने फोटो देखी हो तो व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने डाली थी फोटो। और एक सीढ़ी, एक तो सीढ़ी ये थी और एक थी ये। ठीक है। और यहाँ पे अपना गोल, यहाँ पे अपना टारगेट है ऊपर। अपना लक्ष्य क्या है यहाँ पे? लक्ष्य जो अपने को जिंदगी में पाना है वो लक्ष्य यहाँ पे है। ठीक है, दोनों सीढ़ियां हैं। एक अलग रास्ता, एक अलग रास्ता। यहाँ पे लक्ष्य है। अब एक तो व्यक्ति वो, देखो ध्यान से। एक तो व्यक्ति वो एक तो व्यक्ति वो जो इस सीढ़ी का यूज कर रहा है, यानी छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है अपने लक्ष्य की ओर, छोटे छोटे। कौन क्या बोल रहा है? निशु बोलो फटाफट जो भी बोलना है। हाँ देखो, फिर ध्यान देना। मैंने एक कल फोटो डाली थी, उसके अंदर दो सीढ़ियां, दो रास्ते थे। ठीक है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दो रास्ते होते हैं। सभी के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये रास्ता। अब ये बालक क्या कर रहा है? और एक ये बालक, ये वहां पे हाथ दे रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, पकड़ नहीं पा रहा है इसको। ठीक है, और ये यहाँ पे पहली सीढ़ी पे पहुंच गया। तो ये छोटे छोटे कदम ले रहा है अपने। छोटे छोटे क्या ले रहा है? कदम ले रहा है, और धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे कदम लेते लेते ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। और ये जो लंबी सोच रख रखा है अपनी, कि मुझे तो डायरेक्ट ये पाना है, मुझे डायरेक्ट इस बड़े लक्ष्य को पाना है। ठीक है। ये क्या सोच रखा है कि मुझे डायरेक्ट एक बड़े लक्ष्य पे जाना है और उसको पाना है। और उसके लिए इसने बड़ी सोच रख ली और सीधा ही बड़े बड़े कदम लेना स्टार्ट कर दिया। या फिर इस बात को तुम इस उदाहरण से समझो, या फिर इस बात को तुम इस उदाहरण से समझो कि ये तो बालक वो है, ये तो वो बालक है। अरे तुम ये म्यूट रखो अपना निशु, अगर कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट रखो, ठीक है?
तो ये तो बालक वो वाला बालक है जो दिन की सोचता है कि मैं 15 मिनट पढ़ू, सिर्फ 15 मिनट पढ़ू। ये सिर्फ 15 मिनट पढ़ता है एक दिन में, फिर दूसरे दिन 15 मिनट पढ़ता है, फिर तीसरे दिन 15 मिनट, 15 15 15, फिर 20 मिनट कर देता है, फिर आधा घंटा कर देता है। ये वो वाला बालक है। ये क्या सोच रहा है कि आज यार मैं 15 मिनट ही पढ़ूंगा, फिर कल 20 मिनट कर दूंगा, फिर कल 30 मिनट कर दूंगा, ऐसे धीरे धीरे करता करता मैं अपने लक्ष्य पे प्लान बना के जाऊंगा, छोटे छोटे कदम लेके जाऊंगा। ठीक है। ये वो वाला बालक है, ये बालक वो है जो सोच रहा है यार आज मैं सीधा ही 3 घंटे पढ़ लूंगा एक बार में। तो बताओ, क्या ये पढ़ पाएगा जो 3 घंटे की सोचा है? बताओ, ये 3 घंटे की जो सोच लिया कि मैं अभी 3 घंटे अभी बैठता हूँ और पढ़ देता हूँ तुरंत ही एक किताब को, क्या ये पढ़ देगा क्या 3 घंटे? और ये 15 मिनट वाला पढ़ देगा क्या? बताओ कौन सा बेस्ट है इसके अंदर? बताओ, ये वाला या ये वाला, 15 मिनट या 3 घंटे वाला? वेरी गुड। फर्स्ट वाला, यानी ये 15 मिनट वाला बेस्ट है। हाँ, हाँ, तुम सबके मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, सब बता रहे हो 15 मिनट वाला बेस्ट है। तो देखो, फिर ध्यान से सुनना, उस फोटो के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो उस फोटो में ये था कि ये तो वो बालक मान लो कि जो 15 15 मिनट पढ़ रहा है हर दिन, फिर बढ़ाता है अपने, जब 15 15 मिनट का टारगेट इसका पूरा हो जाता है, फिर वो लेता है 20 मिनट, फिर 30 मिनट, 40 मिनट। अपने ऐसे अपने जो पढ़ने की अवधि है वो बढ़ाता है और अपने टारगेट की ओर चलता जाता है, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने वाला होता है, यानी पहुंचता रहता है। ठीक है। तो ऐसे करते करते ये यहाँ तक पहुंच जाता है, लक्ष्य को पा लेता है। छोटी छोटी स्टेप्स लेके, छोटे छोटे कदम बढ़ा के ये अपने लक्ष्य को पा लेता है। और ये वो वाला बालक है जो 3 घंटे की सोच लेगा। ये क्या सोचेगा, यार अभी मैं बैठता हूँ, आज तो मैं 3 घंटे पढ़ दूंगा, 3 घंटे पढ़ लूंगा मैं, और इस किताब को भी पूरी खत्म कर दूंगा। तो क्या ये पढ़ लेगा? ये नहीं पढ़ पाएगा, ये किताब को देख के ही बेहोश हो जाएगा, है ना। ये क्या कर लेगा, पीछे हट जाएगा, ये सोचेगा कि यार 3 घंटे मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसको कल पढ़ेंगे, आज मेरा मूड नहीं है। बताओ, ये सही बात है ना? ये ऐसे ही बोलेगा, यार 3 घंटे नहीं पढ़ेंगे आज, कल पढ़ूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा 3 घंटे पढ़ना। फिर कल आएगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं यार परसों से स्टार्ट करूंगा, नहीं यार दिवाली आ गई, दिवाली बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये वो वाले बालक है जो बड़ी बड़ी स्टेप्स लेने की सोचते हैं। अरे कम से कम ये नहीं बनना, तो तुमको ये बनना है। ठीक है, ये तो बनना ही नहीं है किसी को। तुम लो छोटी छोटी स्टेप्स, छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है तुमको अपनी जिंदगी के अंदर, छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है। 15 15 मिनट पढ़ो, हर चीज में तुम छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे, देख लेना। तुम सफल इसी सीढ़ी से होगे, इस सीढ़ी से कोई सफल नहीं हुआ आज तक। चाहे किसी भी महापुरुष को पूछ लो, कोई भी सीधा बड़ी बड़ी स्टेप्स लेके सफल नहीं हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को? तो ये छोटी छोटी स्टेप्स आपको लेनी है। धीरे धीरे, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती तो तुम 15 20 मिनट पढ़ने की स्टार्ट करो, फिर तुम अगले दिन क्या करोगे, उसकी अवधि बढ़ाओगे, समय की अवधि बढ़ाओगे, फिर कुछ ज्यादा पढ़ोगे, फिर कुछ ज्यादा पढ़ोगे। तो ये वाली सीढ़ी आपको अपनानी है, तभी आप लक्ष्य पर पहुंच पाओगे। आप अपने जो टॉप बनने का आपका सपना होगा वो आपका साकार हो पाएगा, वरना इस भरोसे तो आप बैठ गए और कुछ नहीं कर पाओगे। 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने की सोचता है, वो कर नहीं पाता बालक। बताओ, सही बात है ना ये? समझे कुछ? समझे कुछ? राइट सर, ओके, ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन बच्चों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती है वो बोलते हैं यार मुझे तो पढ़ते हुए नींद आती है। अरे तुम खुद ही सोच लेते हो कि नींद आती है, तो पढ़ते हुए तो नींद आएगी ना। जो सोचता है ना, मनुष्य जो सोचता है वो बन जाता है, ये बात याद रख लेना अच्छे से। वो सोचता है कि नींद आती है तो वो पढ़ेगा, किताब लेगा और नींद आएगी। अरे ऐसे कैसे नींद आएगी? तुम पढ़ो तो सही, तुम बैठो तो सही, सिर्फ 15 मिनट पढ़ लो। सिर्फ 15 मिनट पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना। एक दिन में तुम सब कुछ कर लो, 24 घंटे मिलते हैं तुम्हारे को। एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटों के अंदर तुम 15 मिनट तो निकाल सकते हो, छोटी सी स्टेप तो कर सकते हो ना इतनी। तो 15 मिनट पढ़ो। और 15 मिनट जो तुम पढ़ोगे वो ऐसे पढ़ो कि जिस तरीके से कोई दूसरा पढ़ ही नहीं पाए। उस 15 मिनट के अंदर पूरा जी जान लगा दो, सिर्फ 15 मिनट देनी है तुमको एक दिन की। वो तुम 15 मिनट एक टॉपिक उठाओ छोटा सा कोई भी, उसको पढ़ो, एक पैराग्राफ को पढ़ो और शानदार तरीके से पढ़ दो। 15 मिनट में ऐसा काम कर दो, 15 मिनट में जैसा कोई दूसरा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ हो, आपके जैसा काम करने वाला। ठीक है। तो ये वाला काम करना है, ये वाला काम नहीं करना। 3 घंटे की मत सोचो, आराम से 15 मिनट की करो। फिर अगले तुम वही काम करो, 15 मिनट काम करो, लेकिन 15 मिनट इतना शानदार काम करो दूसरा कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ हो। फिर तीसरे दिन फिर 20 मिनट पढ़ाओ, फिर 30 मिनट करो, फिर 40 मिनट करो। ऐसे तुम्हारा टाइम धीरे धीरे कब 3 घंटे हो जाएगा,
कब 3 से 6 घंटे तुम पढ़ने लग जाओगे, पूरे दिन पढ़ने लग जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन तुमको जो सक्सेस मिलने वाली होगी, तुमको जो सफलता मिलेगी, वो इसी रास्ते से मिलेगी, इस रास्ते से कतई नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? तो यही तुमको अपनाना है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। तुम सोचते हो, तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो तो तुम नेगेटिव बन जाते हो। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो अपने माइंड के अंदर। यानी जो काम तुम कर सकते हो वो तुम कर ही सकते हो। ऐसे मत सोचो और कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। देखो मनुष्य क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव चीजों को ज्यादा कैच करता है, सबसे पहले नेगेटिव चीजें उसको पकड़ बना देती है, उसके ऊपर, उसके माइंड के ऊपर। तो नेगेटिव चीजों को, नकारात्मक बातों को अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर हावी मत होने देना कभी भी, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा रहना पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखना, तभी तुम कुछ कर पाओगे। ठीक है? किसी ने, जैसे मान लो किसी ने कोई 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम में रह जाता है, ठीक है, उसका जो लक्ष्य पाने का जो सपना होता है वो टूट जाता है, 1 2 नंबरों से रह जाता है। फिर वो क्या बोल, फिर दूसरा जो उसको देखता है वो क्या करता है, यार ये तो असफल हो गया, 1 2 नंबर से रह गया, तो मैं भी कैसे कर पाऊंगा। वो क्या सोचता है, मैं भी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर सकता, ऐसे सोच के वो हताश होकर बैठ जाता है और कोई अलग रास्ता अपना लेता है जो उसके लिए सही नहीं है। यही होता है। लेकिन तुम उसको भी देखो, ऐसे भी दुनिया में लोग लोग हैं जो काफी बार कोशिश करते हैं और अंत में जाकर सफल होते ही हैं। और जब सफल होते हैं उनको पूरी दुनिया जान जाती है। तो वैसे उन लोगों की तो अपने तुम आदतें अपनाओ कम से कम। तुम उन लोगों के बारे में तो सोच लिए जो नेगेटिव, जो असफल हो गए, जो असफल हो गए उसके बारे में तो तुम तुरंत सोच लिए कि वो नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम ये तो देखो कि जो जो जिसने किया है ना, उसके बारे में तुम ये सोचो कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ, टॉप के लेवल पे कर सकता हूँ। ये तुम अपने माइंड में सोच रखो, तभी तुमको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो कोई सा भी लक्ष्य हो तुम्हारी जिंदगी का, तुम हर जगह जा पाओगे ऊपर तक। और हमेशा ये वाली सीढ़ी अपनानी है। तो यही मैंने फोटो डाली थी, इसी के बारे में बता रहा था तुम्हारे को। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना तुमको क्या करना है क्या नहीं करना? पढ़े फिर आगे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बस यही समझा रहा था, आगे करते हैं फिर स्टार्ट। एक और जुड़ चुका है कोई, चलो ठीक है। तो इन चीजों के बारे में तुम गौर करना ध्यान से, समझना इन चीजों को कितनी महत्वपूर्ण है ये। अपनी पूरी लाइफ के अंदर ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सोचने की क्षमता, ये तुमको करना क्या है क्या नहीं करना, कैसे कैसे चलते जाना है आगे, रुकना नहीं है। लेकिन कभी भी तुम चाहे एक दिन में चाहे किताब को देख ही लो, लेकिन देखना जरूर है। ठीक है? ऐसे नहीं कि तुम छोड़ दिए, हाथ ही नहीं लगाए किताब के। ऐसे मत क्या करो, हर दिन तुमको रिवाइज करते जाना है, हर दिन पढ़ते जाना है। और एक भी दिन का गैप नहीं देना पढ़ाई के अंदर। अगर तुम गैप नहीं दोगे और लगातार पढ़ते जाओगे, चाहे तुम 10 मिनट पढ़ो, चाहे 15 मिनट पढ़ो, चाहे 30 मिनट पढ़ो, बस पढ़ो, चाहे देख लो एक बार किताब को, वो काफी है। लेकिन तुमको पढ़ना जरूर है। ठीक है? गैप नहीं देना, तभी तुमको सफलता मिलेगी, और वो सफलता तुमको मिलकर ही रहेगी। ठीक है? हम्म, समझ में आई बात? ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं। देखो, तो अपन बात कर रहे थे मौर्य वंश की। किसकी बात कर रहे थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश बोल दो, मौर्य साम्राज्य बोल दो। मौर्य वंश की बात कर रहे थे। मौर्य वंश में अपन ने तीसरे शासक पे अपन चल रहे थे। और पहले की बात करूं, चलो मुझे बताओ एक बार, मौर्य वंश के प्रथम शासक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मुझे बताओ एक बार, कमेंट करो। कमेंट करो एक बार, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मुझे जानना है तुमसे। बताओ, देखिए कौन बताता है। कमेंट में बताना, बताना, बोल के मत बताना। बोल के नहीं, बोल के नहीं। वेरी गुड, प्रियंका रानी बता रही कि चंद्रगुप्त मौर्य। शाबाश, देखो यही है। यानी, और किसने नहीं बताया? हाँ, उर्मिला बता रही चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड, भवानी शंकर। तो ऐसे थोड़ी करना है, एक के बाद एक तुम चलते जाते हो। सबसे पहले बताना चाहिए ना तुमको। चलो ठीक है, यानी याद है तुम्हारे को। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा लगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, जो सबसे पहले सम्राट थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। सबसे पहले अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। ध्यान दो आगे। दूसरे शासक कौन हुए? बिंदुसार। ठीक। तीसरे शासक,
तीसरे शासक जिनके बारे में अपन पढ़ रहे थे, और वो है अशोक। अशोक, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और ये बीच में कोई बोलेगा नहीं, प्लीज इसको म्यूट करके रखो अपने स्पीकर को, बीच में डिस्टर्ब होंगे सारे फिर। जो भी बात बोलनी है कमेंट में बोलो, ठीक है, ध्यान देना अब। चंद्रगुप्त मौर्य इसके महान शासक, पहले शासक। पढ़ लिया था अपने शुरुआत में, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, वो मैं डाल दूंगा, कभी भी तुमको पढ़ा दूंगा। बाद में बिंदुसार पढ़ा था। और फिर तीसरे शासक थे अशोक, इनके बारे में अपन कल स्टार्ट कर रहे थे, और काफी चीजें जाने थे, और बहुत ही महान शासक थे ये अशोक। महान अशोक इनका नाम है। ठीक है, चलो अब अपन टॉपिक पे आते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं आगे। ध्यान देना आप अच्छे से। अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, अशोक महान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तीसरे सम्राट थे ये मौर्य वंश के। इनके बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे, और आप मुझे आंसर दोगे कमेंट के अंदर। देखे तुमको याद है या नहीं है, तुमने रिवाइज किया था या नहीं किया था। चलो मुझे बताओ सबसे पहले कि अशोक की, हाँ सुनना ध्यान से, अशोक की दूसरी रानी का नाम क्या था। कमेंट में बताना, कमेंट में, कमेंट में बताओ, मुझे ऐसे नहीं सुनना, कमेंट में देखना है, कमेंट में। वेरी गुड, देखो किस किसने बता दिया। सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया उर्मिला महावर ने, कारुबाकी। फिर बताया निशु वर्मा, क्या बोल रही, राजकुमारी नहीं, प्रियंका कुमारी कारू बाकी, वेरी गुड। हाँ शाबाश, भवानी शंकर कारू बाकी, शाबाश शाबाश। चलो मुझे पता है तुमने रिवाइज किया था अच्छे से, तुमको याद है, कारू बाकी दूसरी रानी थी, ठीक है, दूसरी रानी थी अशोक की। चलो ठीक है, तुमको याद है, रिवाइज करना चाहिए, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि तुम रिवाइज करते हो या नहीं करते हो। आगे एक और क्वेश्चन सुनो मेरा। अशोक ने किस प्रांत पर, किस राज्य पर आक्रमण किया था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। कहां पर आक्रमण किया था, कमेंट में बताओ, कमेंट में। वेरी गुड, वेरी गुड, उर्मिला बोल रही है कलिंग, शाबाश। प्रियंका रानी कलिंग, शाबाश, वेरी गुड। भवानी शंकर कलिंग, सूरज कुमार वर्मा कलिंग, शाबाश शाबाश। चलो ठीक है, मजा आ गया। हम्म, हाँ एक और जुड़ चुके हैं अपने साथ। तो कलिंग पर, हाँ मतलब तुमने रिवाइज किया था, रिवाइज करना है, ठीक है। और मुझे बताओ कि कलिंग आक्रमण जो किया था अशोक ने, वो अपने राज्यभिषेक के कितने वर्ष में, कौन से वर्ष में किया था, राज्यभिषेक कौन से वर्ष में किया था, कमेंट में बताओ, कमेंट में। वेरी गुड, देखो उर्मिला बोल रही है 8 8, भवानी शंकर 8, विशाल वर्मा 8, 261, हाँ ये, हाँ वेरी गुड। चलो मैं समझ गया, समझ गया, शाबाश। सूरज कुमार वर्मा 8, शीतल कराड़ी 8वें वर्ष में, वेरी गुड। और उर्मिला ने बताया कि 261वें में भी किया, 261वां वर्ष था वो, वेरी गुड, शाबाश। देखो तुमने सब, यानी तुम सबने रिवाइज किया है, सबको अच्छे से याद है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना आप। अशोक के बारे में अपन ने इतना पढ़ लिया था कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म से पहले किसी और का उपासक था, एक बार वो नाम भी बता दो मुझे, चलो किसका उपासक था, वो कौन सी देवता का उपासक था, मुझे बता दो एक बार, कमेंट देखता हूँ मैं आपकी। प्रियंका रानी शिव, उर्मिला शिव, शाबाश, वेरी गुड। सूरज कुमार वर्मा शिव, विशाल वर्मा शिव, शाबाश शाबाश, मजा आ गया। हाँ निशु वर्मा शिव, भवानी शंकर शिव, यानी शिव जी को उपासक था, तुमको सबको अच्छे से याद है। चलो फिर तो मजा आ गया पढ़ने का। देखो अब बात करेंगे उसके आगे। अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी। कितनी गुफाएं बनवाई थी, आगे इससे बढ़ रहे, ध्यान देना अच्छे से, सुनना, और स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान देना, बोर्ड पे, ठीक है। और जो मैं बोलता हूँ वो ध्यान से सुना करो और देखा करो, बस सब बाकी सब भूल जाया करो, सिर्फ 40 मिनट की बात होती है। देखो अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई। कितनी गुफाएं, बीच में बोलो मत, अरे ये म्यूट करो इसको, बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे फिर। देखो 4 गुफाएं बनवाई, और उन गुफाओं का नाम था सुदामा। पहली गुफा सुदामा, चापार, दूसरी गुफा चापार, और फिर विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, और एक, हाँ देखो 4 गुफा बनवाई थी, सुदामा,
चापार, विश्व झोपड़ी और एक बनवाई थी कर्ण। तो ये बताओ, ये चार गुफा हो गई। अशोक ने कितनी गुफाएं बनवाई? चार गुफाओं का निर्माण करवाया। और चार चार गुफाओं का नाम क्या था? सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ठीक है, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी, कर्ण। सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये चार गुफा बनवाई थी अशोक ने। ठीक है, आगे देखो। अशोक अशोक के राज्याभिषेक के अशोक के राज्याभिषेक के अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 8वें वर्ष में तो उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अब 10वें वर्ष में देखो, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में एक यात्रा की थी। और वो यात्रा कहाँ की थी? उस जगह का नाम था बोध गया। बोध गया, बोध गया की यात्रा की उसने। ये बोध गया है बिहार के अंदर, और बोध गया वही स्थान है जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया था? बोध गया। एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे वो साधना में लगे हुए थे महात्मा बुद्ध, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस जगह का नाम बोध गया। और अशोक तो वैसे ही महात्मा बुद्ध को मानने लगे थे। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में वो बोध गया की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कि अशोक 10वें वर्ष में किस स्थान की यात्रा करे थे, तो तुम क्या बोलोगे? बोध गया। ठीक है, इतना याद रखना। और एक और देखो, महत्वपूर्ण है ये भी। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 20वें वर्ष में एक और यात्रा की। और वो यात्रा, वो जगह थी लुम्बिनी। लुम्बिनी। इन दो स्थानों की यात्रा का तुम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है। क्वेश्चन ये आता है कि 10वें वर्ष में किसकी यात्रा की थी? बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में किसकी यात्रा की थी? लुम्बिनी की यात्रा की थी। ये लुम्बिनी वही जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को वो मानते थे। कौन मानते थे? अशोक मानते थे। और अशोक उनको मानने के साथ ही 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा करे और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करे। ठीक, और वहां पे जाके धम्म का प्रचार किया। इन दोनों धम्म का प्रचार किया। धम्म की नीति बताई थी ना मैंने कल। अशोक ने एक धम्म की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म की नीति अपनाई थी। मैंने बताया था ना धम्म की नीति क्या होती है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार लोगों को बांटे जाते हैं, यानी सबको दान दक्षिणा देना, सबकी सेवा करना। ये धम्म की नीति अशोक ने अपना ली थी कलिंग के आक्रमण के बाद। और ये धम्म की नीति जुड़ी थी महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसने धम्म की नीति अपनाई थी। और धम्म की नीति अपनाने के बाद जो ये यात्रा की, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। तो इसीलिए यहाँ पे जाके इसने धम्म का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? धम्म का प्रचार किया। धम्म यानी अच्छे अच्छे संस्कार लोगों को बांटे और सबको, मतलब सब कुछ अच्छा, मानव सेवा की इसने। तो इसीलिए इन दोनों यात्राओं को नाम दिया गया धम्म यात्रा। धम्म की यात्रा। ठीक है, धम्म यात्रा। तो अशोक ने धम्म यात्रा कहां कहां की थी? बोध गया की थी और लुम्बिनी की थी। बताओ, इतना आ गया समझ में? बताओ, इतना आ गया समझ में कि 10वें वर्ष में तो बोध गया की धम्म यात्रा की थी इसने, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। देखता हूं मैं कमेंट। निशु वर्मा हाँ, प्रेम करानी हाँ सर, ओके। शीतल वर्मा ओके ओके। यानी तुमको समझ में आ गया। ठीक है, सबकी कमेंट देख ली मैंने। यानी अब देखो, वापस एक बार रिपीट करूंगा इतना। अशोक ने चार गुफाएं बनवाई थी, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ठीक है, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये चार गुफा बनवाई थी। और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने एक यात्रा की। वो कहाँ की? बोध गया की यात्रा। ठीक है, बोध गया की धम्म यात्रा। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। दो जगह की इसने यात्रा की। और दो जगह का नाम कौन कौन सा? बोध गया और लुम्बिनी। ठीक है, इतना तुमको याद हो गया, मुझे पता है। आगे देखते हैं। अब देखो, इसने जब लुम्बिनी की यात्रा की थी, 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो लुम्बिनी में जाकर इसने क्या काम किया था? लुम्बिनी में जाकर इसने कर था वहां पे, कर जो टैक्स होता है ना, टैक्स,
जो अपन कर देते हैं वो कर, वहां पे कर की मात्रा कितनी थी? 1/6। वहां पे लुम्बिनी के अंदर लोगों से कर लिया जाता था 1/6। ठीक है, 1/6 कर लिया जाता था। तो अशोक वहां पे जाता है और वहां पे जाकर उसने क्या किया? 1/6 कर को हटा दिया। इस 1/6 जो कर उनसे पैसे जो लिए जाते थे जनता से, उनको हटा दिया और इसकी जगह कर को कितना कर दिया? 1/8। ये काम तुम याद रखना अच्छे से कि अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पे जाकर 1/6 कर को हटा दिया और फिर 1/8 कर वहां पे लागू कर दिया। तुम ये मत सोचना कि ये ज्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है। इतना पता होगा ना? ये बताऊं? पता होगा ना ये तो? जैसे ये होता है देखो, ये पूरा 1 रुपया जैसे मान लो, ये एक कुछ भी मान लो, एक बॉल मान लो, एक जैसे अपनी पृथ्वी है वो देख लो। इसका आधा कैसे बोलेंगे? 1/2 ये आधा हो गया। 1/2 ये आधा हो गया ना। 1/3 क्या होगा? ये हो जाएगा 1/3। और 1/4, 1/4 यानी आ, एक तो ये, और बाकी 4 टुकड़े ले लेंगे, या 1/3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे होगा। समझ गए ना इस बात को? तो ऐसे ही 1/6 को उसने हटा दिया और 1/8 को उसने लागू कर दिया, यानी जो कर लिया जाता था जनता से वो 1/8 कर दिया। तो तुम्हारे क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि अशोक ने किस जगह की यात्रा के दौरान 1/6 कर की जगह 1/8 कर दिया? तो बताओ कहाँ की यात्रा के दौरान किया था ऐसा? शाबाश, लुम्बिनी। हाँ हाँ, ओके। देखो ये जो आंसर देते हो तुम लोग, ये कमेंट में दिया करो क्योंकि यहाँ पे फिर सब डिस्टर्ब होंगे। देखो, तो लो हाँ, तो ये भूमि करता, भूमि का करता है, ये जमीनों का करता है, जमीनों का। ठीक है, भूमि कर 1/6 को हटाया और 1/8 लागू कर दिया अशोक ने। किस जगह का? लुम्बिनी का। ठीक है, इतना याद हो गया होगा तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये जो जानकारी मिलती है ना अपने को कि 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा करा था और लुम्बिनी की यात्रा करके 1/6 को हटा दिया, 1/8 कर वहां पे लागू कर दिया, ये अपने को जानकारी मिलती है। ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये जानकारी मिलती है रुम्मिन देई, रुम्मिन रुम्मिन देई अभिलेख से, रुम्मिन देई अभिलेख से। ये तुम याद रखना। याद रह जाए तो कर लेना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से रहना तुम तो देखो, भूमि कर 1/6 हटाया, 1/8 लागू कर दिया, जानकारी किससे मिलती है? रुम्मिन देई अभिलेख से अपने को ये जानकारी मिलती है अशोक के बारे में। तो इतना क्लियर है कि तुम्हारा का? मुझे बताओ एक बार। और क्लियर है तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे चलेंगे। चलो, लो इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे बताना, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, ले लिए होंगे शायद। यस यस, हाँ, ओके। देखो फिर, ठीक है, देखो, इतना अपन ने पढ़ लिया। इसको मिटा दो एक बार में। ये सब तुमको रिवाइज करना है। आज क्या बार हो गया? गुरुवार है, शनिवार को टेस्ट होगा तुम्हारा, सारे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे जितने भी पढ़ाए मैंने। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, तुमको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे। जब तुम बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हारे को। देखो, जो अशोक ने धम्म अपनाया था, धम्म, धम्म क्या होता है मैंने तुमको पहले भी बता दिया था। इसको बोलेंगे नैतिक। धम्म क्या होता है? धम्म होता है नैतिक उन्नति, नैतिक उन्नति के आदर्श। नैतिक यानी जो अपने अच्छे अच्छे संस्कार होते हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो आदर्श, वो नियम जो होते हैं वो धम्म के अंदर आते हैं। तो ये याद रख लेना एक बार कि धम्म क्या होता है, क्या पता तुमको एग्जाम में पूछ ले। तो याद रख लेना क्या होते हैं? नैतिक उन्नति के आदर्श होते हैं। क्या होते हैं? नैतिक उन्नति के आदर्श होते हैं। ठीक है, एक और चीज देखो,
अशोक की जो महात्मा बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध थे, अशोक की महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न दिए थे। महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न दिए थे, त्रिरत्न देखो क्या थे वो। महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न, महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। तुमको एग्जाम में पूछ ले अगर कि महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं, तो बुद्ध धम्म संघ हो गए होंगे शायद ये तो याद। बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ हो गया। तो महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। इन त्रिरत्न के अंदर, त्रिरत्नों में अशोक की आस्था थी, इनको मानता था वो। यानी महात्मा बुद्ध ने जितने भी नियम बताए ना, महात्मा बुद्ध ने एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए जो उन्नति के आदर्श बताए हैं, जो नियम बताए हैं, उनको मानता था अशोक। तो ऐसे ही बुद्ध के त्रिरत्नों में उसकी आस्था थी, किसकी? अशोक की। बुद्ध धम्म और संघ में उसकी आस्था थी। देखो अब आगे। अशोक से पहले, अशोक से पहले, अशोक से पहले एक यात्रा हुआ करती थी, उसका नाम था बिहार यात्रा। जब अशोक शासक नहीं बना था ना, बिहार, बिहार यात्रा। जब अशोक शासक नहीं बना था उससे पहले एक यात्रा हुआ करती थी। जितने भी अशोक से पहले शासक थे वो एक यात्रा करते थे, उसका नाम था बिहार यात्रा। क्या नाम था? बिहार यात्रा। बिहार यात्रा में क्या होता था? बिहार यात्रा में पशुओं का शिकार किया जाता था, शिकार करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे? पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनको मारते थे। शिकार करते थे किनका? पशुओं का। सॉरी, अशोक से पहले की बात बता रहा हूं मैं। अशोक जब शासक नहीं बना था उससे पहले जो राजा महाराजा होते थे वो बिहार यात्रा करते थे। बिहार यात्रा, अब तुमको एग्जाम में पूछते कि बिहार यात्रा क्या होती है, बिहार यात्रा का क्या तात्पर्य है, तो तुम क्या बोलोगे कि बिहार यात्रा में क्या किया जाता था? पशुओं को या पशुओं का शिकार किया जाता था। इतना याद हो गया होगा। तो अशोक से पहले एक यात्रा चला करती थी, बिहार यात्रा, जिसके अंदर पशुओं का शिकार करते थे। इस बिहार यात्रा के स्थान पर इसको तो कर दिया बंद, अशोक बना शासक और इसको तो कर दिया बंद, और इसके स्थान पर एक यात्रा चलाई, धम्म यात्रा। कौन सी यात्रा? कर दिया क्योंकि वो तो वो अहिंसा का पुजारी हो गया था ना, वो तो सब कुछ त्याग दिया था, यानी लड़ाई वड़ाई करना सब कुछ छोड़ दिया था वो तो, कलिंग युद्ध के बाद बताया था ना मैंने कल। तो अहिंसा का पुजारी हो गया था, इसी वजह से उसने क्या कर लिया? बिहार यात्रा पर तो रोक लगा दी और धम्म की यात्रा को स्टार्ट कर दिया, धम्म की यात्रा आरंभ कर दी। धम्म यात्रा यानी लोगों की जाकर सेवा करना, सब कुछ अच्छा अच्छा काम करना और अनपढ़ों को शिक्षा देना, सब कुछ मतलब जितने भी अच्छे काम होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो धम्म यात्रा किसने स्टार्ट की थी? तो क्या बोलोगे तुम? अशोक ने स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की धम्म यात्रा? अशोक ने। हो गया इतना याद? धम्म यात्रा आरंभ की थी। एक बार लिख देता हूं मैं धम्म यात्रा क्या होती है, ध्यान रहेगा तुम्हारे को। इसके अंदर शासक जाता है, अशोक जाता है, स्वर्ण दान वगैरह करवाता है, लोगों को स्वर्ण दान किया जाता है, ठीक है, और बौद्ध दर्शन करवाए जाते हैं। बौद्ध दर्शन यानी बुद्ध की शिक्षाएं दी जाती है जगह जगह जाकर, ठीक है, शिक्षा देना, सेवा करना, तो ये सभी काम करने को धम्म की यात्रा बोलते हैं। बताओ, आ गया समझ में? इतना आ गया होगा शायद। बताओ और कोई बात है तो। ओके, विशाल वर्मा, हाँ, सूरज कुमार वर्मा, निशु, ओके, ठीक है। देखो, इतना आ गया समझ में। अब इसका कर लो स्क्रीनशॉट। चलो, करो स्क्रीनशॉट, फिर पढ़े आगे।
कर लिया स्क्रीनशॉट? कर लिया, ले लिया, ओके। देखो मिटाता हूँ इसको, ठीक है। और कोई बात हो, कुछ पूछना हो मुझे बताना, या तुम ग्रुप वगैरह में बोल दिया करो जो भी समझ में नहीं आए, फिर मैं तुम्हारे आंसर कर दूंगा, ठीक है। अशोक थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो देखो कुछ जानेंगे थोड़ा बहुत और फिर खत्म करेंगे अशोक को। देखो अशोक ने अशोक ने क्या किया था? अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी, महामात्र, महामात्र। अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी। वो अशोक ने नियुक्ति इनकी कब की थी? 14वें वर्ष में, राज्यभिषेक के 14वें वर्ष में नियुक्ति की थी। क्या की थी? नियुक्ति। यानी महामात्र कौन होते थे? जो धम्म यात्रा वगैरह करते थे, लोगों के पास जाते थे, उनकी समस्या पूछते थे, ठीक है। महामात्र उनको बोलते थे कि जो लोगों के पास जाते थे उनकी समस्या पूछते थे कि तुमको क्या समस्या है। जब कोई समस्या होती थी तो जनता की सेवा करते थे, उनकी समस्या का समाधान करते थे। तो इन महामात्रों की नियुक्ति की थी अशोक ने अपने राज्यभिषेक के 14वें वर्ष में। कब की थी? 14वें वर्ष में, ठीक है। इनका क्या, हाँ, इनका कार्य क्या था? और धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना, इनका कार्य क्या था? धम्म का प्रचार करना। क्या करना? धम्म का प्रचार करना। धम्म मैंने खूब बार बता दिया है, आपको याद हो गया होगा शायद अच्छे से। देखो अब एक ये भी चीज जानो कि अशोक के जो अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख थे, सबसे पहली बात, अशोक को, अशोक ही ऐसा शासक था, अशोक ही ऐसा मौर्य वंश का प्रथम शासक था, या पूरे जितने भी वंश हुए उन सबसे पहले ऐसा काम करने वाला प्रथम शासक अशोक ही था, जिसने क्या किया? अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से अभिलेखों पर लिखवा लिखवा के जगह जगह पर जनता को संदेश दिया, अपना अपनी बातें जनता से कैसे पहुंचाई, जनता तक कैसे पहुंचाई? अभिलेखों के माध्यम से। तो प्रथम सम्राट जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बातें पहुंचाई, तो कौन? अशोक, ठीक है। तो अशोक प्रथम शासक, अशोक कौन? प्रथम शासक। कौन सा काम करने वाला प्रथम शासक है वो? जनता को, जनता को अभिलेखों से, जनता को अभिलेखों से संबोधित करने वाला, संबोधित करने वाला, ठीक। अशोक ही प्रथम शासक था जिसने जनता को किसके माध्यम से संबोधित किया, अपनी बातें जनता तक कैसे पहुंचाई? अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाई, ठीक है। इतना याद हो गया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, बाकी इतना पता नहीं। हाँ ये जरूर आ सकता है कि महामात्र कौन होते थे, महामात्र का कार्य क्या होता था? तो धम्म प्रचार करना इनका कार्य होता था, ठीक है। और प्रथम शासक कौन था? प्रथम मौर्य शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बातें पहुंचाई? तो कौन था? अशोक। बताओ समझ में आया? देखो फिर आगे, तो जनता तक पहुंचाई। और एक और बात, जो इसने अभिलेखों को माध्यम बनाया, जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अभिलेखों को माध्यम बनाया, ये प्रेरणा इसको कहां से मिली थी? ये जो प्रेरणा, यानी ये कहां से सीखा था ये चीज कि जनता को अपनी बात अभिलेखों के माध्यम से पहुंचानी है? तो वो सीखा था, एक ईरान का राजा था, ईरानी राजा, एक ईरानी राजा था। ईरानी राजा का नाम क्या था? दारा। क्या नाम था? दारा। तो ईरानी राजा, एक दारा था, दारा नाम था उसका। दारा बोल दो, या उसका एक और नाम था डेरियस, डेरियस प्रथम। तो इस दारा या डेरियस प्रथम से, जो ईरानी राजा था, इससे वो सीखा था क्या? कि जनता को अभिलेखों के माध्यम से सीख देनी है, ठीक है, अपनी बात पहुंचानी है। ये चीज कहां से सीखी थी? दारा प्रथम से या डेरियस प्रथम से, ठीक है। ठीक है, देखो आगे। और एक और चीज, इतना तुम्हारे को याद हो ही गया।
आगे देखो अब, जो अभिलेखों की लिपि थी, लिपि, लिपि किसको बोलते हैं, तुम जानते होंगे ये चीज? लिपि किसको बोलते हैं, कोई जानता है क्या? यस और नो करो, देखे फिर मैं समझाऊं आगे। लिपि क्या होती है, तुम जानते होंगे। लिपि क्या होती है, यस और नो करो। नो, भवानी शंकर नो। और उर्मिला बोल रही है लिखना। ईश्वरों किस चीज को, ये क्या है, लिपा जाता है वो क्या, लिखा जाता है बोल रही हो शायद तुम। देखो, हाँ ये उर्मिला और ये क्या नाम है, निशु, थोड़ा ठीक बोल रही हो। देखो, लिखा, हाँ, जिस भाषा में वो लिखते हैं। देखो थोड़ा, हाँ वैसे सही बोल रही हो। देखो, लिपि क्या होती है, अपनी, पहले तो मुझे ये बताओ अपनी भाषा कौन सी है, अपनी राजभाषा है हिंदी। और एक और बात, कभी भी राष्ट्रभाषा नाम मत लेना हिंदी का कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है वो, हिंदी अपनी क्या है, राजभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो अभी तक घोषित ही नहीं करे, राजभाषा ही है हिंदी। इसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा, पहले अपन इस टॉपिक पर आते हैं। आप कौन कमेंट कर रहा है? हाँ निश्वरम बोल रही है हिंदी है। देखो ध्यान दो, तो हिंदी अपनी भाषा है, ठीक है। और हिंदी अपन किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे हिंदी में म को ऐसे, अपनी जो ध्वनि होती है भाषा में म जो बोलते हैं, उसको म को ऐसे लिखते हैं, क को ऐसे लिखते हैं, क ख ग घ ढ। तो ये जो अपनी भाषा को लिखने का तरीका होता है, ठीक है, जो लिखने का तरीका होता है, जो व्यवस्थित एक श्रृंखला में लिखते हैं अपन, उसे ही लिपि कहा जाता है। उस लिखने को तरीके को ही, जो अपन लिखते हैं भाषा को, उस लिखने के तरीके को ही लिपि कहा जाता है। समझ में आया? तो अपन अपनी भाषा, अपन अपनी हिंदी भाषा कैसे लिखते हैं, ऐसे क ख ग घ ढ। जैसे तुम देखे होंगे कि उर्दू में, मुझे खुद को नहीं आती लेकिन एक बार देख लेना, उर्दू में ऐसे लिखते होंगे, ऐसे कुछ अक्षर वगैरह ऐसे कुछ करते होंगे, उनके अक्षर ऐसे होते हैं ना। तो उनकी लिपि ये है, उर्दू भाषा की लिपि शायद ये है, क्या बोलते हैं इसको, फारसी लिपि है शायद। हाँ, तो सबकी अलग अलग लिपि होती है, समझ रहे हो? सबकी, सभी भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो वैसे ही ध्यान देना। और अपनी एक बार ये भी बता दो कि अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, एक बार ये बताओ, देखिए तुमको याद है तो। क्या बोल रही हो? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, एक बार बता दो मुझे। हाँ वेरी गुड। देखो देवनागरी लिपि, अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। जैसे अपन क ख ग घ ढ जैसे अपन लिखते हैं ना, ये जितने भी अक्षर लिखे हैं, ये सभी देवनागरी लिपि में, ठीक है, इसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। हम्म, हाँ कमेंट पढ़ लिया मैंने, देवनागरी लिपि। देखो, तो सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। वैसे ही जो अशोक ने अपने अभिलेख लिखे थे, अब ये बात याद रख लेना, ये वाली मोस्ट चीज है कि अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखे थे, वो किस लिपि में लिखे थे, तो वो लिखे थे ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में। ये तुम याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर कौन सी लिपि का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि का। किसका प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि का। यह आपको याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बहुत जरूरी बात है और एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। ठीक है, याद हो गया, यह तो याद होना ही चाहिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सबने? मिटा रहा हूं मैं। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, देखना। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का यूज किया, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, ठीक है, ये बात याद रख लेना। लेकिन अब तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग तो किया था, ज्यादातर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था, लेकिन कौन से वो अभिलेख थे जिसके अंदर अशोक ने
खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। अब तुम्हारे पास अब क्वेश्चन ये आएगा कि अशोक ने किन अभिलेखों के अंदर, यानी कौन सी जगह से ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनके अंदर अशोक की उन अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि के बजाय लिपि मिली खरोष्टी लिपि। तो वो मैं बता रहा हूं। मानसेहरा, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी। पश्चिम के अंदर जगह है ये, जैसे अपना ये भारत है, जैसे अपना ये भारत है तो यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड जगह है ये, ठीक है। वहां पे है ये मानसेरा और शाहबाज गढ़ी। यहाँ से जो अपने को दो अभिलेख प्राप्त हुए, यहाँ से जो अपने को अशोक के दो अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? ये भारत के बाहर अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड है यहाँ पे जगह, मानसेरा शाहबाज गढ़ी पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से दो जगह से अभिलेख प्राप्त हुए। कौन सी दो जगह? मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, इन अभिलेखों के अंदर, अशोक के अभिलेखों के अंदर लिपि मिलती है। कौन सी? खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। ये याद रख लेना, बहुत ही मोस्ट काम की बात है कि अशोक के किन दो अभिलेखों के अंदर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। मानसेरा और शाहबाज गढ़ी वाले अभिलेखों के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। बाकी ज्यादातर अभिलेख तो किस लिपि में मिले थे? ब्राह्मी लिपि में मिले, ब्राह्मी में ज्यादा मिले थे। बाकी खरोष्टी वाले दो अभिलेख मिले थे, खरोष्टी वाले दो अभिलेख मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी से। समझ में आ गया? बताओ, बताओ समझ में आ गया? ये अभिलेख वाला सिस्टम याद रखना अच्छे से। यस, यस, हम्म, यस। चलो ठीक है, आगे देखो। अब अभिलेख वाला सिस्टम याद रखना। क्या सिस्टम है ये कि अधिकतर अभिलेख तो मिले ब्राह्मी लिपि में और दो अभिलेख मिले खरोष्टी लिपि में। दो अभिलेख मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, ठीक है। एक और चीज, ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि कैसी होती है, इनको भी देख लेते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि कैसे होती है। तो देखो, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि ऐसी होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं ऐसे, ये तो कौन सी दिशा है? बाएं दिशा, बाएं, और ये दाएं। इसमें चलते हैं ऐसे। तो देखो, ध्यान दो, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का सिस्टम बताता हूं मैं आपको। ये तो होती है बाएं दिशा, ये बाएं और ये दाएं, ठीक है। अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। इस तरफ से लाइन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे खत्म होती है अपनी लाइन, ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे खत्म, ऐसी होती है। अब देखो, ये ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में क्या होता है? ऐसे नहीं चलते, अपनी जैसे ऐसे नहीं चलते। ये जो इनकी लाइन शुरू होती है, जो इनकी पंक्ति शुरू होती है, वो बाएं से शुरू ना होकर वो शुरू होती है दाएं से, और वो ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक। फिर यहां से ऐसे, ठीक, ऐसे। समझ रहे हो? तो ऐसे इनकी लिपि चलती है, दाएं से स्टार्ट होती है, इस साइड में जाती है, बाएं जाती है, दाएं से बाएं लिपि होती है, ठीक है। दाएं से बाएं, ऐसी लाइन शुरू होती है। जैसे मैं बोलूं कि राम खाना खाता है या राम जाता है, देखो अपन ऐसे लिखते हैं ना, राम जाता है। अपन स्टार्ट कैसे करें कि राम जाता है, लेकिन इनके अंदर क्या होगा? ऐसे होगा, राम जाता है। ये देखो, समझ गए बात को? ये और ये समझ गए ना? तो इस लिपि में क्या होता है? दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं से बाएं ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? बस एक लाइन और बताऊंगा, फिर क्लास खत्म करेंगे, देखना।
देखना ध्यान से, वो भी काम की चीज है, वो भी वही है जिससे क्वेश्चन आता है काफी बार। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख पढ़ने में, अशोक के अभिलेख पढ़ने में कौन सा व्यक्ति था जिसने अशोक को पढ़ने में सफलता हासिल कर ली थी, प्रथम सफलता हासिल कर ली थी। ये क्या कमेंट है तुम्हारे, पुराने हैं ना ये तो। हाँ देखो, तो ध्यान देना, अशोक को पढ़ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफल सफलता किसको मिली थी, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली थी, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ठीक, अशोक को अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने हासिल कर ली थी, जेम्स प्रिंसेप ने हासिल कर ली थी। ठीक है, और एक और मोस्ट बात याद रख लो कि अशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया था भारत पर, पूरे भारत पर अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया था, वो किया था 40 वर्षों तक, 40 वर्ष तक अशोक ने शासन किया था। शासन कितने वर्ष तक, 40 वर्ष तक शासन किया था। और अशोक की मृत्यु हो गई थी फिर 232 ईसा पूर्व, बीच में मत बोलो। देखो, बस ये हो गया अशोक का दी एंड। बताओ समझ गए इतना, बताओ समझ गए अब। अशोक ने 40 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। हम्म, अब करते हैं बात, बताओ कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ स्क्रीनशॉट लो, ये लो। नहीं नहीं, 40 है, 40 वर्ष, 40 है ये। रुको 1 मिनट, अब स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, फिर आगे बात करते हैं अपन कुछ। ठीक है, अब ध्यान देना। आप अशोक, हाँ सुनो मेरी बात, आपको यह पता होगा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, जिसने क्वेश्चन किया था वही बताएगा मुझे एक बार। अशोक मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, दूसरा शासक मौर्य वंश का। बोलो, वेरी गुड, बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र आया अशोक। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र अशोक, तो अशोक के पिता कौन, पिता कौन, बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के बारे में जो वीडियो थी पुरानी, देखी थी क्या, वो देखने एक बार ध्यान से, ठीक है। और अगर याद नहीं रहे तो अशोक के साथ में ब्रैकेट में लिख देना, येलो में लिख देता हूँ आपके पूछने से, लिख देता हूँ, याद रहेगा कि अशोक बिंदुसार का पुत्र, किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। अश- अशोक की हाँ अशोक की दूसरी पत्नी का नाम मैंने पूछा था, तब बताया था ना आपने, कारूबा की। क्या, बिंदुसार की पत्नी का नाम, ये तो देखना पड़ेगा। बिंदुसार की पत्नी का नाम था शायद, चलो मैं बताऊंगा ये आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। बिंदुसार की पत्नी का नाम मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। इतना याद रख लेना कि अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार था। अरे इनकी तो काफी होती थी, और बिंदुसार की भी काफी
बिंदुसार के बारे में बताऊं मैं आपको? चलो सुनो फिर ध्यान से। बिंदुसार बिंदुसार की 100 संतान थी। 100 से भी, समझ रहे हो? 100 से भी अधिक उसकी संतानें थी बिंदुसार की। और उन्हीं में से एक अशोक भी था। तो अशोक ने क्या किया था? 99, 99 अपने भाइयों को मार दिया था अशोक ने। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, फिर जाकर वो शासक बना था। क्योंकि उसको शासक बनना था। क्योंकि उसको शासक बनना था। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये माता के बारे में कल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? बाकी अशोक की माता मैं आपको बताता हूँ कल, ठीक है? बाकी इतना तुम जान लेना कि क्या है। अशोक 100 नहीं, यानी 99 पुत्रों का इसने दमन कर दिया था, पतन कर दिया था, मार दिया था। और फिर जाके ये शासक बना था। और अशोक के कुछ भाई भी थे, सुसीम, ये कुछ नाम थे उनके, ठीक है? एक भाई था सुसीम, और बाकी मैं बताता हूँ आपको कल। इतना समझ में आ गया क्या? इतना बताओ मुझे। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लेना। बाकी कमेंट क्या पढ़ रहा हूँ मैं? यस यस। बताओ और कोई बात जो समझ में नहीं आई हो। बताओ और कोई बात, फिर अपन क्लास ऑफ करते हैं। बताओ, पूछ लो, अभी पूछना है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की? चंद्रगुप्त मौर्य की क्लास में डाल दूंगा, टाइम मिलने दो, फिर मैं डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग कर लूंगा या लाइव कर लूंगा तुम्हारे साथ कभी भी, जब अपन फ्री होंगे। ठीक है, कुछ भी समझा तो मैं कैसे भी कर लूंगा, और आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है? और बाकी हाँ, तो अशोक, अशोक के बारे में जान लिया अपन ने। क्या पढ़ा? कि अशोक एक तीसरा शासक था, बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार की वाइफ, तुमने पूछा ना अभी, क्या बताया था, क्या पूछा था? कि अशोक की माता कौन थी? अशोक की माता कौन थी? सुनो मेरी बात, मैं लिखता हूँ एक बार। यहाँ पे लिखा रहा हूँ, सुनना। अशोक की माता का नाम था सुभद्रागी। हाँ देखो, ध्यान देना। मैं पहले भूल रहा था, अब ध्यान दो। अशोक की माता का नाम था सुभद्रागी। क्या नाम था? क्या नाम था? सुभद्रागी। याद रख लेना, वैसे इतना मोस्ट है नहीं है, ठीक है? अशोक की माता का नाम था सुभद्रा की, यानी बिंदुसार की पत्नी थी सुभद्रा की। और बिंदुसार तो वैसे ही नशेड़ी शासक था। इसने क्या किया था? खूब सारे विवाह किए थे, विवाह करके इसने काफी सारी संतानें कर ली थी। चलो ठीक है, अब ऑफ करते हैं। अब ऑफ करते हैं। बाय बाय। मिलते हैं फिर कल। ओके। बाय। अरे बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, बाय। ओके। मजे करो जाके।